नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने नामांकन दाखिल किया। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अफ्रीका दुनिया में विकास का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत अफ्रीका को इसमें एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। केंद्र सरकार ने अधिक प्रभावी और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति गठित की। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। श्रीलंका में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, अनुरा कुमारा दिसानायक और दुलास अलाप्पारुमा राष्ट्रपति पद के लिए कल होने वाले चुनाव में उम्मीदवार, और मेराज अहमद खान दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज। दोपहर समाचार में अतर सईद के साथ मैं कनकलता। देश के 75वीं स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीयों के आक्रोश और शिकायतों को स्वर देने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक द क्रिसेंट की शुरुआत की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है गजुलू लक्ष्मीनरासु चेट्टी। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं मध्य प्रदेश जबलपुर की वृंदा हिंगनीकर। मैं वृंदा हिंगनीकर जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। आकाशवाणी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर बहुत खुश हूँ। मैं आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार बचपन से ही सुनती हूँ। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित यह कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक होता है। मैं देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 98वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारतीय मजदूरों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ पहले बने कुछ मजदूर संघों में से एक मद्रास मजदूर संघ का गठन किसने किया? प्रश्न फिर सुन लें। भारतीय मजदूरों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ पहले बने कुछ मजदूर संघों में से एक मद्रास मजदूर संघ का गठन किसने किया? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से।
मूल्य वृद्धि और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्ष के विरोध के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अनुमति नहीं दी। अध्यक्ष ने इसके तुरंत बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू कर दी। कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्य मूल्य वृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने का बार बार आग्रह किया, लेकिन उनकी अपील का सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। श्री बिरला ने कहा कि नियमानुसार सदन में तख्तियां लेकर आने की अनुमति नहीं है। इसके बाद अध्यक्ष ने कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी कुछ इसी तरह की स्थिति रही। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने मूल्य वृद्धि पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस अस्वीकार कर दिए। इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और डीएमके सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आज सरकार से दूध और पनीर जैसी रोजमर्रा की आम आदमी की जरूरत की चीजों पर लगाई गई वस्तु और सेवा कर जीएसटी को वापस लेने की मांग की। मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और प्रमोद तिवारी सहित अन्य पार्टी के नेता धरने में शामिल हुए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने युवाओं में मादक पदार्थों की लत से निपटने के लिए अगस्त 2020 से देश के 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि मादक पदार्थों के इस्तेमाल के तरीके में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं, बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों जैसे हितधारकों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि सरकार प्रेस के कामकाज में दखल अंदाजी नहीं करती। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि प्रेस की आजादी के मामले में भारत का स्थान 180 देशों की रैंकिंग में अंतिम 30 देशों में है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि रैंकिंग एक विदेश के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित की गई है और सरकार इस संगठन के विचार से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर ठोस और समन्वित प्रयासों की वजह से देश में आतंकवाद से जुड़ी हिंसक घटनाओं पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आतंकवाद से निपटने की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि आतंकी हमलों में काफी कमी आई है और सरकार कश्मीर घाटी में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आईएसआईएस और अलकायदा जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठन दुनिया के सामने चुनौतीपूर्ण मुद्दों में से एक हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कुछ विदेशी एजेंसियां भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण लोगों को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्पष्ट किया कि जाति और धार्मिक प्रमाण पत्र के संबंध में सेना की भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भर्ती प्रक्रिया में पहली बार उम्मीदवार से जाति और धार्मिक प्रमाण पत्र मांगे जाने वाले विपक्ष के आरोप पर श्री सिंह ने संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ये पुरानी प्रक्रिया है और अग्निवीर भर्ती योजना के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने इस दावे को अफवाह करार देते हुए कहा कि ये आजादी से पहले वाली ही व्यवस्था है। इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार पर आरोप लगाया था। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में दिन में 11 बजे शुरू होगी। निर्वाचक मंडल की सूची में 4,796 मतदाताओं में से 99% से अधिक सांसदों और विधायकों ने मतदान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा।
उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी, डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा, शिवसेना के संजय राउत और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता डी राजा सहित वरिष्ठ विपक्षी नेताओं की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कल ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। चुनाव 6 अगस्त को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अफ्रीका दुनिया में विकास का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत अफ्रीका को इसमें एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। नई दिल्ली में आज भारत अफ्रीका विकास साझेदारी पर CII एग्जिम बैंक एंड कॉन्क्लेव में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अफ्रीका पानी, साजो सामान, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, फिनटेक और सौर ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में किफायती समाधान निकालने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। Africa and India, we are both blessed with significant amount of sun, and I do believe solar power can be one area of speeding up the engagement between Africa and India. It will help bring clean energy to Africa, meet your energy security needs, like jobs, employment, and economic growth to different countries in your region. श्री गोयल ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध विश्वास, मैत्री और आपसी समझ पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत विकासशील देशों को खाद्य असुरक्षा से बाहर निकालने के लिए काम कर रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के करीब 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। शिवसेना सांसद हेमंत गोडसे ने बताया कि राहुल शेवाले को गुट के संसदीय दल का नेता चुना गया है। शिवसेना के लोकसभा में कुल 19 सदस्य हैं। इस बीच शिवसेना के संसदीय दल के नेता विनायक राउत ने कल रात लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे संसदीय दल के नेता के रूप में किसी के भी दावे पर विचार न करें और उसे अस्वीकार कर दें। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समिति व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाकर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के तरीकों पर गौर करेगी। इस समिति में नीति आयोग के कृषि सदस्य रमेश चंद, भारतीय आर्थिक विकास संस्थान के कृषि अर्थशास्त्री CSC शेखर और IIM अहमदाबाद के सुखपाल सिंह और कृषि लागत तथा मूल्य आयोग के वरिष्ठ सदस्य नवीन P सिंह को शामिल किया गया है। किसान प्रतिनिधियों में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भारत भूषण त्यागी, SKM से 3 सदस्य और अन्य किसान संगठनों के 5 सदस्यों में गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश और सैयद पाशा पटेल शामिल होंगे। किसान सहकारी
समूह के 2 सदस्यों में इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी और CNRI के महासचिव विनोद आनंद भी समिति में शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव, सहकारिता सचिव, कपड़ा मंत्रालय में सचिव, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के अपर मुख्य सचिव अथवा प्रधान सचिव अथवा आयुक्त और कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ सदस्य भी समिति में शामिल होंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने नामांकन दाखिल किया। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अफ्रीका दुनिया में विकास का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत अफ्रीका को इसमें एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। केंद्र सरकार ने अधिक प्रभावी और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति गठित की। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। श्रीलंका में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और अनुरा कुमारा दिसानायक और दुलास अल्लापुरुमा राष्ट्रपति पद के लिए कल होने वाले चुनाव में उम्मीदवार। और मेराज अहमद खान दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से ढाका में मुलाकात की। उन्होंने रक्षा सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज मीरपुर में सशस्त्र सेना युद्ध पाठ्यक्रम के छात्रों और अधिकारियों को भारत के सुरक्षा परिप्रेक्ष्य पर व्याख्यान भी दिया। जनरल पांडे ने बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस सपोर्ट एंड ऑपरेशन ट्रेनिंग का भी दौरा किया। थल सेनाध्यक्ष बांग्लादेश के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं को श्रीलंका की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। शनिवार को सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज होने वाली बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी थी। श्रीलंका 7 दशक में अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, अनुरा कुमारा दिसानायक और दुल्लास अल्लापुरुमा के बीच मुकाबला होगा। दूसरी ओर विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने मुकाबले से बाहर होने का फैसला किया है। हालांकि यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे की संसद सदस्य के रूप में नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने समय से पहले दायर की गई याचिका सहित कई कारणों को ध्यान में रखते हुए इस याचिका पर आगे बढ़ाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। भारत और फिजी के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की कल फिजी की राजधानी सुवा में 5वें दौर की मंत्रणा हुई। दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, संस्कृति और दूतावास से संबंधित विभिन्न मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। मंत्रणा का अगला दौर नई दिल्ली में होगा। ब्रिटेन में नया प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए चौथे दौर का मतदान आज होगा। 5वें और अंतिम दौर का मुकाबला कल 2 उम्मीदवारों के बीच होगा। आखिरी दौर में पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को 120 वोट हासिल करने जरूरी हैं। परिणाम 5 सितंबर को घोषित किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 200 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 27 लाख 78 हजार से अधिक टीके लगाए गए। केरल के कन्नूर में देश के दूसरे व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये व्यक्ति 13 मई को दुबई से केरल आया था। मेराज अहमद खान निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
भारत 5 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके भेजे सवालों का देंगे जवाब शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 20 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। आज हम स्वतंत्रता सेनानी एनी मैस्करीन को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 19 जुलाई 1963 को अंतिम सांस ली थी। 1930 के दशक में त्रावणकोर रियासत में लोकतांत्रिक सरकार के लिए लोगों की आवाज बुलंद हो रही थी। अंततः 1938 में त्रावणकोर राज्य कांग्रेस का गठन हुआ। एनी मैस्करीन, अक्कम्मा चेरियन और रोजम्मा पुन्नोस के साथ त्रावणकोर राज्य कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली एनी और उनके अन्य साथियों पर बार बार हमले किए गए। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गईं और 2 साल बाद उन्हें त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के सचिव के रूप में चुना गया। एनी 1948 से 1952 तक त्रावणकोर कोचीन विधानसभा के सदस्य के रूप में काम करती रहीं। वो त्रावणकोर विधानसभा में मंत्री बनने वाली पहली महिला थीं। एनी ने संविधान सभा में भी त्रावणकोर कोचीन का प्रतिनिधित्व किया। 1963 में 19 जुलाई को एनी का निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी को हमारा शत शत नमन। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। आज हम अमर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उनके साहस ने देशी सिपाहियों के दिलों में स्वतंत्रता की आग को जगाने में मदद की। मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। 1857 में ब्रिटिश सेना ने अपने सिपाहियों को एक नई एनफील्ड राइफल दी, जिसे लोड करने के लिए ग्रीज लगे कारतूस के सिरे को दांत से खींचना होता था। ये अफवाह फैल गई कि कारतूस की चिकनाहट में चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। सिपाहियों को भरोसा हो गया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूस पर चर्बी का इस्तेमाल किया है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपनी साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर देने को कहा। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां पारी और जागा जागा है सागर, जागो। मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों पर हमला किया और प्रतिरोध किए जाने पर खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुरंत ही उनके मामले की सुनवाई हुई और मंगल पांडे को मृत्यु दंड सुनाया गया।
कोर्ट मार्शल के बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी गई। इस घटना के एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और इसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को जन्म दिया। स्वदेश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। 19 जुलाई 1905 को वायसरॉय कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के कारण बंगाल को विभाजित करने का तर्क दिया, जबकि असलियत में इस विभाजन के पीछे ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों के हित जुड़े थे। वास्तव में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य बढ़ते राष्ट्रवाद के प्रभाव को कम करना और बंगाली लोगों को विभाजित करना था। विभाजन के लागू होने से पहले कांग्रेस ने बैठकों का आयोजन किया। इनमें विभाजन के खिलाफ आवेदन एकत्र किए गए और ब्रिटिश प्रशासन को दिए गए। बड़ी जनसभाएं और प्रदर्शन भी किए गए और सामूहिक विरोध के नए तरीके इस्तेमाल किए गए। इसी दौरान कृष्ण कुमार मित्रा ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का पहली बार खुलकर आह्वान किया। अंग्रेजी हुकूमत ने लोगों की मांग नहीं सुनी और 19 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लोगों ने बंटवारे के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ब्रिटिश शासन लोगों को विभाजित करना चाहता था, लेकिन लोगों ने इसका जवाब एकजुट होकर दिया और ऐसे शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। उच्चतम न्यायालय ने आज सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाओं की इतनी बड़ी संख्या न तो जरूरी है और न ही उचित। केंद्र सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम ने अनुसूचित जाति के 14,48,790 गरीब लोगों को ऋण दिया। सामाजिक और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायणसामी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। जाने माने पार्श्व गायक भूपिंदर सिंह का कल शाम मुंबई में निधन हो गया। उनकी पत्नी और गायिका मिताली सिंह ने बताया कि वे कुछ समय से कई बीमारियों से पीड़ित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात गायक और संगीतकार भूपिंदर सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि महान मंगल पांडे साहस और दृढ़ संकल्प के पर्याय हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास के महत्वपूर्ण कालखंड में उन्होंने देशभक्ति की भावना जगाई और अनेक लोगों को प्रोत्साहित किया। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में आज सवेरे से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में हल्की वर्षा और कोलकाता में 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मुंबई में बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। गुवाहाटी, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला, शिलांग और इम्फाल में बादल छाए रहेंगे। जम्मू, श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने नामांकन दाखिल किया। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अफ्रीका दुनिया में विकास का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत अफ्रीका को इसमें एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। केंद्र सरकार ने अधिक प्रभावी और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति गठित की। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की।
केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। श्रीलंका में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, अनुराग कुमार दिसानायक और दुल्लास अल्लापरुमा राष्ट्रपति पद के लिए कल होने वाले चुनाव में उम्मीदवार और मेराज अहमद खान दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की स्किट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।